जब भी हम बिजनेस आइडियाज या फ्रेंचाइज आइडियाज के बारे में सोचते हैं तो हम शायद ही कभी मास्टर फ्रेंचाइजी बनने के बारे में सोचते हैं। इस वजह से हमारा ध्यान मास्टर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाता ही नहीं है और इस तरह से हम बिजनेस और फ्रेंचाइज के एक इंपॉर्टेंट पार्ट को निग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम मास्टर फ्रेंचाइज मॉडल का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि मास्टर फ्रेंचाइजी कौन होता है, क्या करता है, कोई फ्रेंचाइजर मास्टर फ्रेंचाइज क्यों देता है, किसी व्यक्ति को मास्टर फ्रेंचाइजी क्यों बनना चाहिए और मास्टर फ्रेंचाइज लेते समय ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो है छोटी मगर है इंफॉर्मेशन पैक, तो इसको पूरा देखिए, कहीं कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप हैं मेरे चैनल एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस पर। बाय प्रोफेशन मैं एक फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हूं, साथ ही मैं फ्रेंचाइजी नोट्स का ऑथर भी हूं और ये किताब उन लोगों के लिए है जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी बनना चाहते हैं। और इस वीडियो में जो मैं मास्टर फ्रेंचाइज के बारे में बता रहा हूं वो मैं अपनी किताब में से ही रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। विद फॉर्मेलिटीज डन, लेट्स बिगिन। जब भी हम कोई फ्रेंचाइज बिजनेस लेने का सोचते हैं तो हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एक कि फ्रेंचाइज बिजनेस कैसे लेते हैं, इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। और जो दूसरी चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि वो सारी इंफॉर्मेशन जिससे हम फ्रेंचाइज आइडियाज देखते समय ये जान लेंगे कौन सा हमारे लिए सबसे सूटेबल है। और इसी के अंतर्गत इस वीडियो में हम मास्टर फ्रेंचाइज के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मास्टर फ्रेंचाइज है क्या, या ये मास्टर फ्रेंचाइजी होता कौन है। मास्टर फ्रेंचाइज उस व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है और बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे वो खुद एक फ्रेंचाइजर हो। एक फ्रेंचाइजर मास्टर फ्रेंचाइजी को डेवलप करने एक एरिया दे देता है और उस एरिया में मास्टर फ्रेंचाइजी का काम होता है यूनिट फ्रेंचाइजीज को अपॉइंट करना, उनको ट्रेनिंग देना और सारा रिक्वायर्ड सपोर्ट देना। उस एरियाज की सभी फ्रेंचाइजीज के लिए मास्टर फ्रेंचाइजी ही सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है और इन सब के बदले मास्टर फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइज फीस और रॉयल्टी में से हिस्सा मिलता है। अब ये फ्रेंचाइजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मास्टर फ्रेंचाइजी कैसे देना चाहता है। वो पूरे देश के लिए एक मास्टर फ्रेंचाइज देना चाहता है या रीजन्स और स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग मास्टर फ्रेंचाइज देना चाहता है, या फिर फ्रेंचाइजर कुछ एरियाज में खुद डायरेक्टली यूनिट फ्रेंचाइज हैंडल करना चाहता है, बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसमें मास्टर फ्रेंचाइज देना चाहता है। एक फ्रेंचाइजर किस प्रकार से मास्टर फ्रेंचाइज दे सकता है उसको हम मैकडॉनल्ड्स के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स अमेरिका की कंपनी है और जब वो भारत आई तो उसने दो मास्टर फ्रेंचाइज अपॉइंट किए थे, एक नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लिए और दूसरा था वेस्ट और साउथ पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। कुछ साल पहले मैकडॉनल्ड्स का अपने एक मास्टर फ्रेंचाइजी के साथ कुछ डिफरेंसेस हो गए तो उसने उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया और खुद ही वो उस टेरिटरी को मैनेज करने लगे। और अब कुछ महीना पहले मैकडॉनल्ड्स ने उसी टेरिटरी के लिए एक नया मास्टर फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर दिया। तो देखा आपने, एज अ फ्रेंचाइजर मैकडॉनल्ड्स को जैसे सिचुएशन के हिसाब से सूटेबल लगा वैसे उन्होंने अपने लिए मास्टर फ्रेंचाइजी अपॉइंट किए। तो प्रश्न ये उठता है कि कोई फ्रेंचाइजर मास्टर फ्रेंचाइज क्यों देता है, तो उसका उत्तर है फ्रेंचाइजर को मोटे तौर पे 3 फायदे होते हैं। पहला लाभ जो एक फ्रेंचाइजर को होता है वो ये है कि उसको फ्रेंचाइज फीस के रूप में एक बहुत बड़ी अमाउंट मिल जाती है जिसे वो अपने एरिया के एक्सपेंशन के लिए या डेट चुकाने के लिए या किसी और प्रोडक्टिव काम में लगा सकता है। जो दूसरा लाभ फ्रेंचाइजर को होता है वो ये है कि फ्रेंचाइजर को एक ऐसा चैनल पार्टनर मिल जाता है जो उस मार्केट को अच्छे से समझता है और इससे एक्सपेंशन में बहुत आसानी हो जाती है। तीसरा लाभ जो फ्रेंचाइजर को होता है वो ये है कि फ्रेंचाइजर का उस एरिया से जिसके लिए उसने मास्टर फ्रेंचाइजी दे दी है उसके डे टू डे ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो उसका बहुत सा टाइम बचता है जिसको वो अपने बाकी प्रोडक्टिव कामों में लगा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर मैं फ्रेंचाइजिंग और बिजनेस रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देता हूं, तो अगर ये टॉपिक्स आपके इंटरेस्ट के हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ और जानते हैं कि किसी व्यक्ति को मास्टर फ्रेंचाइज क्यों लेना चाहिए या व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग अ मास्टर फ्रेंचाइजी। तो सबसे पहला एडवांटेज या लाभ जो होता है वो होता है कि ब्रांड नेम के साथ एसोसिएशन का लाभ। जब भी कोई किसी नोन ब्रांड की मास्टर फ्रेंचाइज लेता है तो उसका बहुत सा काम आसान हो जाता है, जैसे कि पॉपुलर ब्रांड की यूनिट फ्रेंचाइज बेचना बहुत आसान हो जाता है और क्योंकि कस्टमर्स उस ब्रांड को पहचानते हैं तो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा नहीं डालना पड़ता और साथ ही में ऐसे फ्रेंचाइजिंग ब्रांड के सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस सेट होते हैं तो उनको सिर्फ एग्जीक्यूट करना रह जाता है जो बहुत आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से एक मास्टर फ्रेंचाइजी का काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरा एडवांटेज जो होता है शेयर इन फ्रेंचाइज फीस एंड रॉयल्टी। जब भी कोई यूनिट फ्रेंचाइज बिकती है तो मास्टर फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजी फीस में से एक हिस्सा मिलता है। ये हिस्सा कितना परसेंट होगा इस पर डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट साइन करते समय क्या तय किया गया था, मगर जो एक बहुत पॉपुलर रेवेन्यू शेयर का मॉडल है वो है 50-50% का। मान लीजिए अगर कोई 1 करोड़ की फ्रेंचाइज फीस देकर के किसी एरिया की मास्टर फ्रेंचाइज लेता है और वो अपने नीचे यूनिट फ्रेंचाइज के लिए फ्रेंचाइज फीस 10 लाख रुपए रखता है और रेवेन्यू शेयर 50-50% है, तो उसके हिसाब से मास्टर फ्रेंचाइजी का शेयर हो जाता है 5 लाख रुपए का। तो मास्टर फ्रेंचाइजी को सिर्फ 20 यूनिट फ्रेंचाइजीज बेचने पड़ेंगे अपनी 1 करोड़ की फीस निकालने में। मगर एक मास्टर फ्रेंचाइजी की असली कमाई रॉयल्टी से होती है।
जो उसको हर यूनिट फ्रेंचाइजी द्वारा दी गई सेल पर मिलती है। तो जब मास्टर फ्रेंचाइजी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है तो ये रॉयल्टी उसकी पैसिव इनकम बन जाती है। जो तीसरा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि मास्टर फ्रेंचाइजी को एक असाइन्ड टेरिटरी मिलती है। तो मास्टर फ्रेंचाइजी को जो ये असाइन्ड टेरिटरी मिलती है, उस टेरिटरी में मास्टर फ्रेंचाइजी बॉस होता है, तो उसका कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो उसके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस टेरिटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल तक डेवलपमेंट करे, जिससे वो अपने लिए मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सके। एडवांटेज नंबर 4 होता है इवन मास्टर फ्रेंचाइज ऑफ ए स्मॉल ब्रांड कैन बी हेल्पफुल एज स्टेपिंग स्टोन। मतलब कि किसी छोटे ब्रांड की फ्रेंचाइज भी आपके लिए फ्यूचर में सीढ़ी का काम कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति के पास उतने पैसे नहीं है कि वो किसी बड़े ब्रांड की मास्टर फ्रेंचाइज ले सके, या किसी को उसके डिजायर्ड टेरिटरी में नोन ब्रांड की फ्रेंचाइज नहीं मिल रही है, तो व्यक्ति शुरुआत के लिए किसी छोटे या अपकमिंग ब्रांड की मास्टर फ्रेंचाइज ले सकता है। और अगर वो उस अपकमिंग ब्रांड को बड़ा ब्रांड बना दे ऑब्वियसली अपनी ही टेरिटरी में, तो ऐसे व्यक्ति को बड़े और इंटरनेशनल ब्रांड से एसोसिएशन के ऑफर मिल सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट और है कि जो लोग किसी बड़े और महंगे ब्रांड की यूनिट फ्रेंचाइज लेने का सोच रहे हैं और अगर वो खुद पूरी तरह बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी किसी अपकमिंग ब्रांड की मास्टर फ्रेंचाइज ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए यूनिट फ्रेंचाइज। इसमें थोड़ा रिस्क तो होगा मगर रिवॉर्ड भी भरपूर होंगे। तो ये थे मास्टर फ्रेंचाइज बनने के एडवांटेजेस। अब अगर किसी बिजनेस के एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे, मगर मास्टर फ्रेंचाइज बनने के वही डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हैं जो एक यूनिट फ्रेंचाइज लेने के होते हैं। और इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे साथ यहां तक जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें मास्टर फ्रेंचाइज लेते समय किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है ध्यान देने वाला वो है कि इस चीज पर बिल्कुल क्लैरिटी हो कि फ्रेंचाइजर की अपने मास्टर फ्रेंचाइजी से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्लियरली पता हो तो बाद में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होती है। जो दूसरी चीज ध्यान देने वाली होती है वो ये होती है कि मास्टर फ्रेंचाइजी की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर इस पर क्लैरिटी है तो फ्रेंचाइजर और मास्टर फ्रेंचाइजी के बीच बाद में कोई मतभेद उत्पन्न नहीं होते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है ध्यान देने वाला वो ये है कि क्या मास्टर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी आपके गोल्स के साथ अलाइन कर रही है। एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी कोई तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब कोई मास्टर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी उस व्यक्ति के गोल्स के साथ अलाइन करती है। तो गोल्स और मास्टर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज का मैच होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो है कि मास्टर फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कितने साल का है। ये जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कोई मास्टर फ्रेंचाइजी इस बात का अंदाजा तभी लगा सकता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट और मेहनत करेगा क्या वो उस एग्रीमेंट टेन्योर को जस्टिफाई भी करती है या नहीं। पांचवा पॉइंट ध्यान देने वाला है कि एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट और इनकम क्या है। ये पॉइंट समझना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे ही कोई व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि कौन सी मास्टर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, और जो एक्सपेंडिचर और इनकम के हिसाब से जो सबसे सूटेबल लगे उस मास्टर फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो ये थी वो 5 चीजें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए कोई मास्टर फ्रेंचाइज लेने से पहले। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून विद अनदर वन। टिल देन, हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।